अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। आगाज पर बात करें, हुकूमत का 200 यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा वापस ले लिया। विफाकी काबीना ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए इजाफा वापस लेने की मंजूरी दे दी। हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की विफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। जुलाई से सितंबर तक के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सारिफिन को रिलीफ दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए सब्सिडी देगी। माहाना 50 यूनिट वाले सारिफिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे और 51 से 100 यूनिट तक के सारिफिन के लिए टैरिफ 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पैकेज का ऐलान आज करेंगे। पंजाब काबीना ने सोलर प्रोग्राम रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी दे दी। सोलर घराना रोशन प्रोग्राम का 90% हुकूमत देगी। ये अरबों रुपए का प्रोग्राम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली है। विफाक ने भी बिजली के 200 यूनिट पर रिलीफ की मंजूरी दी है। मजीद बोली, पंजाब में ई टेंडरिंग का निज़ाम जल्द शुरू हो जाएगा। अब कोई टेंडर अंडर द टेबल नहीं होगा। जो पंजाब के अंदर अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो उनका सोलर प्रोग्राम है रोशन घराना, उसको जो है उसकी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है। 90% जो है अभी तक की ये इतलात है कि 90% जो है उसके पैसे जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। ये बिलियंस का प्रोग्राम है। ये कितने अरब का प्रोग्राम होगा? ये अरबों का प्रोग्राम है। और इसके ऊपर पंजाब हुकूमत कितने पैसे लगाने जा रही है, इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कि वफाकी काबीना ने भी आम आदमी के जो है मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए 200 यूनिट तक का जो सार्फिन है उनको जो है उनके लिए रिलीफ जो है वो सर्कुलेशन के जरिए उसकी मंजूरी दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीफ भी 200 यूनिट तक के लोगों को मिलेगा। पंजाब हुकूमत रिलीफ पैकेज से लेस्को के 70% तक सारिफिन मुस्तफीद होंगे। रिलीफ पैकेज का इत्तलाक कमर्शियल और सनती सारिफिन पर नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक लेस्को के 56 लाख से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन हैं। 21 लाख सारिफिन 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जबकि डोमेस्टिक कैटेगरी के 49 लाख सारिफिन 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। ज़राए के मुताबिक सारिफ की ज़रूरत के मुताबिक सरकारी बिजली और सोलर पैनल से हासिल होने वाली बिजली के दरमियान शरह का तयन भी हो सकेगा। प्रोटेक्टेड सारिफिन को ओवर बिलिंग पर विफाकी हुकूमत का पहला एक्शन। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के एमडी जफर अब्बास को ओएसडी बना दिया। ग्रेड 21 के एडिशनल सेक्रेटरी जफर अब्बास को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। प्रोरेटा सिस्टम किसने शुरू करवाया? इदारे खोज लगाने के लिए मुतहरिक हो गए। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट्स में प्रोरेटा बिलिंग मैकेनिज्म और ओवर बिलिंग का बाइस करार दिया गया है। पीपीएमसी में काम करने वाले कंसल्टेंट्स के हवाले से भी तफ्तीश का आगाज हो गया है। विफाकी काबीना का कौमी सलामती के मफाद में बड़ा फैसला। हसास इदारे को किसी जुर्म के खदशे पर कॉल या पैगाम में मुदाखलत या कॉल ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। हसास इदारे का नामजद अफसर कॉल में मुदाखलत या ट्रेस कर सकेगा। एजेंसी ग्रेड 18 से कम दर्जे का अफसर नामजद नहीं करेगी। पाकिस्तानी टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत नामजदगी की मंजूरी दी गई। सेक्शन 54 के तहत विफाकी हुकूमत को इख्तियार है कि वो कौमी सलामती के मफाद या जुर्म के अंदेशे के तहत किसी नामजद फर्द के जरिए कॉल्स या मैसेजेस में मुदाखलत कर सकता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एजेंसियों को कॉल रिकॉर्डिंग की इजाज़त देने के फैसले पर तनकीद। उमर अयूब का कहना है, दुनिया के किसी मुल्क में शहरियों की कॉल्स रिकॉर्ड नहीं होती। काबीना अरकान ही कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। कॉल रिकॉर्डिंग का फंदा हुकूमत ने अपने लिए तैयार किया है। अपोजिशन लीडर ने विफाकी बजट को अवाम के खिलाफ मौशी दहशतगर्दी करार दे दिया। बिजली पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लोग बिल जमा कराने के काबिल नहीं रहे। चंद दिनों तक बिजली का यूनिट 100 रुपये तक पहुंच जाएगा। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने का बहाना बनाकर ये पेट्रोल मजीद महंगा करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस कासिफ आजीजा की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जजेस की मुशावरत के बाद फैसला सुनाएंगे। केस बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की।
متناسب نمائندگی کے حساب سے تو سنی اتحاد کونسل کو 0 نشست ملنی چاہیے۔ جسٹس عطن مناللہ نے کہا کہ عدالت کو انتخابی عمل میں ہونے والی غلطیوں کی تصحیح نہیں کرنی چاہیے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا، الیکشن کمیشن کا باب پارٹی کا فیصلہ قانون کے مطابق تھا، اب اپنے فیصلے کو غیر قانونی کہنا بددیانتی ہے۔ جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے، آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، کیا 2018 کے انتخابات درست تھے؟ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے پورے ملک میں منشیات کا کام دھڑ دھڑلے سے چل رہا ہے، تمام صوبوں کو منشیات کے خلاف مل کر کارروائیاں کرنا ہوں گی۔ مافیا اسی معاشرے میں موجود ہے، یہ لوگ چھپے ہوئے نہیں۔ مختلف فوڈ ڈیلیور کرنے والی کمپنیز بھی منشیات ڈیلیور کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ والدین سے کہتا ہوں جب وہ بچوں کو پیسے دیتے ہیں تو انہیں دیکھا کریں۔ اتنا دھڑلے کے ساتھ انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں یہ منشیات کے کام چل رہے ہیں، بہت دھڑلے کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس میں صرف میں کہتا ہوں ہر حکومت کو اپنی ول دکھانی پڑے گی، منشیات کے خلاف ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کو یہ کرنا ہوگا، یہ کوئی اور اس کو اگر ہم ساری حکومتیں پکڑنا چاہیں اور حکومتوں کی نیت کلیئر ہو تو یہ بہت بڑی ٹاسک نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ مافیاز ضرور ہیں اور وہ مافیاز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اسی معاشرے میں، کوئی چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ اور موسم کی بات کریں تو کراچی میں سرمئی بادل چھا گئے، مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گلستان جوہر، نمائش اور اطراف کے علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد، گلبرگ میں بھی بادل برس پڑے۔ اسکیم 33، حسن سکوائر، آئی چندریگر روڈ بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بات کریں میٹرک بورڈ کے امتحانات کے نتائج کی تو پنجاب کے میٹرک امتحانات کا میدان لڑکوں نے مار لیا۔ زیادہ تر پوزیشنز گورنمنٹ سکولز کے طلبہ و طالبات کے نام رہیں۔ ٹاپ 10 میں 22 لڑکے 14 لڑکیاں شامل ہیں۔ بہاولپور بورڈ کے آکاشا طارق 1193 نمبر لے کر پنجاب بھر میں اول اور ملتان بورڈ کے انس نوید 1191 نمبر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ لاہور بورڈ میں دانش اسکول میاں والی کے ایان کاشف کی 1190 نمبر کے ساتھ پنجاب میں تیسری پوزیشن ہے۔ سرگودا بورڈ کی تینوں پوزیشن بھکر کے گورنمنٹ اسکولوں کے طلبہ لے اڑے۔ ڈی جی خان بورڈ میں تمام پوزیشنز لڑکیوں کے نام رہیں۔ ٹاپ 10 میں راولپنڈی بورڈ کا ایک بھی طالب علم شامل نہیں ہے۔ ہمارا حال ہم سے کہہ رہا ہے ہمارا مستقبل روشن ہے، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ پنجاب بھر کے میٹرک امتحانات میں لڑکے بازی لے گئے، لیکن لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں۔ ٹاپ 10 میں 22 لڑکے اور 14 لڑکیاں شامل ہیں۔ بہاولپور بورڈ کے آکاشا طارق 1193 نمبر لے کر پنجاب بھر میں اول اور ملتان بورڈ کے انس نوید 1191 نمبر لے کے دوسرے نمبر پر رہے۔ لاہور بورڈ میں دانش اسکول میاں والی کے ایان کاشف، ملتان بورڈ کے فیضان شوکت، گجرانوالہ میں شجاع میر، ساہیوال بورڈ میں محمد علی آصف اور بہاولپور بورڈ میں منم شاہد 1190 نمبر کے ساتھ پنجاب بھر میں تیسرے نمبر پر رہے۔ اقبال نے انہی بچوں کے لیے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ فیصل آباد بورڈ کی عروج فاطمہ 1189 کے نمبر کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہیں۔ ملتان بورڈ سے رانیہ شاہد 1188 نمبر کے ساتھ پنجاب بھر میں 5ویں پوزیشن پر رہیں۔ سرگودا بورڈ میں بھکر کے 3 طالب علم محمد علی عبداللہ، شہریار خان، سجاد احمد 1187 نمبر لے کر مشترکہ طور پر اول رہے۔ پنجاب بھر میں ان کی 6ٹھی پوزیشن بنتی ہے۔ بہاولپور بورڈ کے محمد وقار اور علی حیدر، فیصل آباد بورڈ میں علی احمد اور محمد فائق، ڈی جی خان بورڈ میں ماریہ بنت عبد الرحمان، ساہیوال بورڈ میں حسان کاشف اور محمد حارث بھی 1187 نمبروں کے ساتھ صوبے بھر میں 6ٹھے نمبر پر ہیں۔ لاہور بورڈ کی ماہین سجاد اور معیز حیدر، ڈی جی خان بورڈ میں انشال فاطمہ، گجرانوالہ میں محمد ولید، فیصل آباد بورڈ میں معظم طفیل 1186 نمبر لے کر 7ویں پوزیشن پر ہیں۔ لاہور بورڈ سے عبیرہ اصغر، عبداللہ عثمان، زینب آصف اور سحر شکیل، گجرانوالہ میں عبیرہ شاہد اور میمونہ لیاقت، سرگودا بورڈ میں محمد ساجد، ڈی جی خان بورڈ میں عنایا زینب اور علینا آصف 1185 نمبروں کے ساتھ صوبے بھر میں 8ویں نمبر پر ہیں۔ لاہور بورڈ میں لائبہ افضال، سرگودا بورڈ میں احمد ریاض خان نے 1184 نمبر لے کر پنجاب بھر میں 9ویں اور بہاولپور بورڈ کے زین رحمان نے 1183 نمبر لے کر 10ویں پوزیشن حاصل کی۔
रावलपिंडी बोर्ड में पहली तीनों पोजीशन तालिबात के नाम रही। अक्सा नूर ने 1179 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। तैयबा आरिफ ने 1178 नंबर के साथ दूसरी और अबीरा आसिफ 1176 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रही। ये मंजिल नहीं, आगाज सफर है। मैट्रिक इम्तिहानात में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाने वाले बच्चों को इकबाल का ये पैगाम याद रखना चाहिए। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे साथ। लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर दानिश स्कूल मियां वाली के अयाद काशिफ ने अपनी कामयाबी को असातिज़ा और वालिदा की मेहनत का समर करार दे दिया। इस मौका पर अयान की वालिदा की खुशी दीदनी थी। कहती हैं, बेटे की पोजीशन से मुझे मेहनत का फल मिल गया। उनका मजीद क्या कहना है, जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस गुजर के पास, जो इस वक्त अयान और उनकी वालिदा के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल जी, लाहौर तलीमी बोर्ड के जिस बच्चे ने मैट्रिक में पहली पोजीशन हासिल की है, उसका ताल्लुक जो है वो दानिश स्कूल से है। उसका नाम मोहम्मद अयान काशिफ है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अल्लाह अलमाइटी का थैंक्स करना चाहूँगा, उसी की सपोर्ट से मैं आज यहाँ और उसके बाद अपनी मदर का, उनकी सपोर्ट ना होती तो मैं ये अचीव ना कर पाता। और उसके बाद दानिश स्कूल का कि उनने इतनी अच्छी क्वालिटी की हमें एजुकेशन प्रोवाइड किया और सारी अपॉर्चुनिटीज़ और हमें ग्रूम किया, तो इसमें उनका बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। उस ज़ात का बहुत बहुत एहसान है जिसने उससे यहाँ तक हमें पहुँचाया है, मेरे बेटे को पहुँचाया है। और डेफिनेटली मैं जो है अल्फाज में बयान नहीं कर सकती जो मैं इस टाइम फ़ील कर रही हूँ। और विदाउट हिज फादर और उसकी सारी परवरिश करना, माशाल्लाह 3 भाई हैं, ये तीनों दानिश में पढ़ रहे हैं और उनकी एजुकेशन पे जो है वो काम करना और साथ उनकी मेहनत करना। अयान की वालिदा और मोहम्मद अयान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने पहली पोजीशन हासिल करके अपने वालिदान का नाम रोशन किया है, दानिश स्कूल का नाम भी जो है वो रोशन किया है। उनकी वालिदा का कहना है कि मोहम्मद अयान जो है उसका टाइम स्केजुअल बहुत टफ था, वो पढ़ाई में दिन रात लगा रहता था और उसकी मेहनत जो है वो आज रंग ले आई है। जी वैस, बहुत शुक्रिया आपका। सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी में मलिक मिराज खालिद एक्सीलेंस अवार्ड की पुरवकार तकरीब। प्राइवेट स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल टीचर्स को अवार्ड से नवाजा गया। खालिद चौधरी की रिपोर्ट। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज शानदार रवायात का अमीन, तलबा हो या असातिज़ा, उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करने का सिलसिला जारी व सारी है। रावलपिंडी के सुपीरियर कॉलेज में हुई मलक महराज खालिद एक्सीलेंस अवार्ड की पुरवकार तकरीब। सीईओ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यासीन बलोच, निजी स्कूलों की नुमाइंदा तंजीम एप्समा के सदर इब्रार अहमद खान भी तकरीब में शरीक हुए, जबकि निजी स्कूलों के टीचर्स और उनकी फैमिलीज ने भी भरपूर शिरकत की। मेहमानों का कहना था कि बासलाहियत अफराद की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात का मुनक्कद करना सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का तुर्राए इम्तियाज है। मुझे लग रहा है कि ऐसा बाकी सब अदारों को भी करना चाहिए ताकि अवेयरनेस पैदा हो, लोग इस फील्ड की तरफ आएँ, क्योंकि ये तो हमारे पैगंबरों का पेशा है। तो मुझे लगता है कि इसको सराहना चाहिए। इस तरह की तकरीबात एक बहुत खुश आइन मैटर है ये, और ये इस तकरीबात होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस आती है। हमारे निजी तालीमी इदारों के जो असातिज़ा हैं, जिनकी खिदमात हैं निजी तालीमी शोबा में, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये उनको अवार्ड देते हैं, तो ये बहुत खुशाइन बात है। इससे टीचर्स के हौसले बढ़ते हैं, उनमें खुद एतमादी पैदा होती है। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आमिर रफीक का कहना था कि चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि इस अदारे का पाकिस्तान में एक मुनफरद मुकाम है। और ये विजन डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का विजन है कि पाकिस्तान के अंदर हम स्टूडेंट्स को एक ऐसी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें कि वो आसानी के साथ फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा सकें और यहाँ पर भी अपनी तालीम जारी रख सकें। तो हमने UK लेवल 3 का आगाज़ और उसके एडमिशन ओपन कर दिए हैं कल से। बासलाहियत और काबिल अफराद को सराहने और उन्हें मजीद आगे बढ़ने का हौसला देना कोई सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से सीखे। यही वजह है कि तालीमी मैदान में कोई इसका सानी नहीं। कैमरामैन सज्जाद मजीद के साथ खालिद चौधरी, नियो न्यूज़, रावलपिंडी। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। मेंबर्स पार्लियामेंट, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको ज़हमत दी है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो हालिया बजट पास हुआ है उसमें पूरी दिलजमी के साथ आपने कार्रवाई में हिस्सा लिया और बजट को आपने बड़ी मेहनत से मंजूर करवाया। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दौर में 2022-23 के दौर में हमने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में और जो हमारी इत्तेहादी पार्टियों के
सरबराह सब ने मिलकर हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दांव पे लगाया। और अगर हमने रियासत को ना बचाया होता तो फिर कहाँ का बजट और कहाँ की सियासत। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो मरहला वो गुज़र गया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। और आपने देखा कि उससे पिछले दौर में सत को चमकाने के लिए किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए। मिसाल के तौर पर ये कहा गया कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा। करप्शन का ख़ात्मा तो दूर की बात, करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल आए जो सब आपके सामने हैं। चीनी और गंदम को पहले एक्सपोर्ट किया गया, फिर बाद में इंपोर्ट किया गया, और जो एक हल्का यारा था उनकी जेबें भरी गईं। फिर ये कहा गया कि 300 अरब डॉलर पाकिस्तान का लूटा हुआ वो लेकर आएंगे। लूटे हुई दौलत की एक ढेला भी नहीं आया, मगर बरतानिया के इदारे नेशनल क्राइम्स एजेंसी की मेहरबानी से पाकिस्तान के ख़जाने में 190 मिलियन पाउंड भिजवाए गए ताकि यह रकम कौम की कौमी ख़जाने में जमा हो। लेकिन आपने देखा कि किस तरह हेराफेरी से उस 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। तो ये है वो रिकॉर्ड उस ज़माने का और उस हुकूमत का। हमने अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ की क़यादत में जो अवामी खदमत का एक बेड़ा उठाया है, किसी हवाले से भी गलत बयानी से काम नहीं लिया। इंसान ख़ता का पुतला है, इंसानों से गलती होती है, लेकिन दानिस्ता तौर पर आवाम से दरोग गोई का कोई दूर दूर तक कोई निशान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 76 साल के नतीजे में आज कौम जिस जगह खड़ी है और जो चैलेंजेस, हिमालय नुमा चैलेंजेस का हमें सामना है, वो इंशाअल्लाह हम मिलकर, ये भी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, वो हम इंशाअल्लाह मिलकर इन मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। इस हवाले से इस बजट में मैंने ये पहले बताया और इस हवाले से कई तरह तरह की बातें की गई कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मिलकर बजट बना रहे हैं। क्या इसमें कोई बात राज की है कि IMF के साथ एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो 3 साला प्रोग्राम है? उस हुकूमत के ज़माने में उनके लीडर ने कहा था, जिनको बानी कहते हैं उर्फ़ आम में, कि मैं मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। और कई माह इसी में लगा दिए और वक्त निकल गया और फिर IMF के पास गए और IMF से एक बड़ा महंगा प्रोग्राम लिया और फिर उसी प्रोग्राम को सियासत की नज़र कर दिया गया कि
दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों पर जा रही थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खदशे से बजट में कोई गुंजाइश नहीं थी यकजक कीमतें कम करके और कौमी ख़जाने को बेपनाह नुकसान पहुँचाया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा दिल की गहराइयों से कौम की खिदमत की है और ख़ास तौर पर उन तबकात को जो कि महरूमुल मईशत हैं, उनका हमेशा ख़ास ख्याल रखा और उनके उसी विजन को, उसी पॉलिसी को हम पूरी कोशिश करके उसके ऊपर हम अमल पैरा हैं। मुश्किलात बेपनाह हैं। आपने देखा कि कल बलूचिस्तान में कोयटा में हमने बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मुआहिदा किया और ये बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, समझने वाली है कि जो बलूचिस्तान में 28,000 के लगभग जो कनेक्शंस हैं, लीगल कनेक्शंस हमारे वहाँ के हारियों के या किसानों के, उसके ऊपर बिजली वो इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उसका बिल अदा नहीं करते थे और तकरीबन 80-90 अरब रुपए सालाना वफाक को इस मद में नुकसान का सामना होता था और ये खसारा उठाया जाता था। और अगर आप एक औसतन आप एक अंदाज़ा लगाएं तो पिछले 8-10 सालों में 500 अरब रुपए, यानी कौमी ख़जाने के 500 अरब रुपए वो बिल्कुल, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं गॉन डाउन द ड्रेन, बिल्कुल वो तबाह हो गए, बह गए पानी में। काश के नुकसानात, चोरी के हवाले से नुकसानात उठाने के बजाय यही पैसा अगर आवाम की खुशहाली, हस्पतालों, यूनिवर्सिटियों, सड़कात, तालीम के लिए लगा होता तो कौम की कितनी खुशहाली और बेहतरी का एक नया दौर होता। तो कल हमने इस बाब को ख़त्म किया और वफाक ने और बलूचिस्तान की हुकूमत ने मिलकर इन 28,000 ट्यूबवेल कनेक्शन को काटने का फ़ैसला किया और इनको शमसी तवानाई से चलाने का एक मंसूबा बनाया गया जिसके ऊपर 55 अरब रुपए खर्च होंगे और 70% वफाक बर्दाश्त करेगा और 30% बलूचिस्तान की हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नतीजतन सालाना जो 70, 80 या 90 अरब रुपया खसारा होता था और वफाकी यानी कौमी ख़जाना बर्दाश्त करता था, वो ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए और सस्ती बिजली, शमसी तवानाई वो पैदा होगी और किसान की जो लागत है उसमें बेपनाह कमी आएगी। यही मॉडल इंशाअल्लाह हम अब पाकिस्तान के बाकी सूबों में, जहाँ पर तेल से, ये तो बलूचिस्तान में तो अपना सरकारी जो कनेक्शन है केस्को का, उससे ये ट्यूबवेल चलते थे। पाकिस्तान में 10 लाख ट्यूबवेल ऐसे हैं जो तेल से चलते हैं और इस तेल की जो कीमत है सालाना इंपोर्टेड ऑयल वो $3.5 अरब है। अब अंदाज़ा करें कि $3.5 अरब की लागत से और हमारे कौमी ख़जाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत महदूद है। तो इसको हमने और मैंने और हमारी काबीना के जो ऑनरेबल मेंबर से मिलकर आज से 2-3 महीने पहले ही फैसला कर लिया था कि हमने बतदरीज ये तेल पर चलने वाले 10 लाख ट्यूबवेल्स, इनके लिए एक बिजनेस मॉडल बनाना है और उसके तहत इन किसानों को हम
قرضے لے کے دیں گے اس میں وہ کتنا حصہ ڈالیں گے, کتنا بینک قرضہ دے گا, اور سود جو ہے اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا, یہ بزنس ماڈل بنا کر ہم جلد سے جلد ان 10 لاکھ جو ٹیوب ویلز تیل پہ چلتے ہیں ان کو شمسی توانائی پہ لے کے آئیں گے. کیونکہ آج دنیا میں جو شمسی توانائی ہے, سولر انرجی, وہ یعنی کم ترین قیمتوں پر آج وہ مہیا ہے, اور اس سے آج پاکستان جیسا ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی شعاؤں سے مالا مال کیا ہے, اس سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہے اور یہ ایک بوجھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس بجٹ میں یقیناً ٹیکسز لگے ہیں, اور جو اشرافیہ ہے, جو عمراء ہیں, ان کے اوپر ٹیکس بعض نئے ایریاز میں پہلی مرتبہ لگا ہے. مثال کے طور پر جو یہ زمین کے لینڈ ڈیولپمنٹ کے جو کاروبار کرتے ہیں اور اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں, وہ سرمایہ کاری نہ وہاں پر وہ سارا سال وہ سرمایہ کاری رہتی ہے اور زمین کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں, اور وہ بیٹھے بٹھائے منافع ہوتا ہے, نہ کوئی پروڈکشن پیداوار, نہ ملازمتیں, نہ کچھ اور پھر منافع کما کر کہاں لے جاتے ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اس کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا ہے, جس کے نتیجے میں تقریباً 100 ارب روپے آمدن کی توقع ہے. مگر اسی حوالے سے جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہے, جس کے اوپر ایک انہوں نے جائز طور پر انہوں نے ایک اپنا احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا بس ہم ہی لوگ رہ گئے ہیں ٹیکس دینے کے لیے, جن کے پاس بے پناہ وسائل ہیں اور وہ کروڑوں اربوں ڈالر لے جاتے ہیں, ان کے بارے میں کبھی کسی حکومت نے سوچا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جو پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے, جو کہ ان کو کیا کہتے ہیں, ریل اسٹیٹ بزنس, یہ فرسٹ ٹائم ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے. میرے نزدیک ابھی اور لگنا چاہیے تھا, لیکن انشاءاللہ اگلے سال ہم اس کی اور تیاری کریں گے, کیونکہ یہ وہ ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے جہاں پر یعنی یہ کہہ دینا 40 جناب صنعتیں جو ہیں وہ اس پہ اپنا عمل پیرا ہوتی ہیں, سیمنٹ لگتا ہے اور بجلی لگتی ہے, اسٹیل لگتا ہے, فلاں ہوتا ہے, لکڑی لگتی ہے. بھائی پھر کریں, ڈیولپ کریں. آپ تو زمین رکھ کر اس کے اوپر سٹہ بازی کرتے ہیں اور بیٹھے بٹھائے زمینوں کی قیمتیں دگنی تگنی ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں یہ سیلڈ کلاس جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا تو ان کا یقیناً, اور پھر جو بجلی کے جو نرخ ہیں ان کی ری بیسنگ ہوئی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اگر ضرورت پڑے گی تو میں یہاں